हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक हम इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में या फिर इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना सीरियस है, इंडिया में क्लाइमेट चेंज किस हद तक है और किस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं, या फिर इंडिया में क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम कितना रैपिडली फैल रहा है। इन सभी के बारे में हम अब बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। हमने इस टॉपिक को भी 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए पहले इंडिया एंड द क्लाइमेट चेंज पहला पार्ट देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला समथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इस क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस को लेकर कितना है, इसके बारे में जानते हैं। India has questioned the rush at United Nations to declare climate change an international security issue, potentially giving the Security Council the right to take action on it and pointed out the pitfalls in the approach. आप सभी ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिन्हें P5 कंट्रीज भी कहा जाता है। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 जो है P5 कंट्रीज कहलाते हैं, यानी कि ये परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। और यूनाइटेड नेशंस में हाल ही में ही यूनाइटेड नेशंस में जो है ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इशू की तरह उसे घोषित किया गया था। अब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि जब हम सिक्योरिटी इशू कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेट वीटो पावर सिर्फ इन 5 कंट्रीज के हाथ में ही होगा, और बाकी के जितने भी जो 185 या फिर 190 कंट्रीज हैं उन्हें कोई इन्फ्लुएंशियल बात वहां पर कहने की इजाजत नहीं दी जाएगी, या फिर देयर से वुड नॉट बी सो मच मैटर व्हेन कम्स विद P5 कंट्रीज। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज से लेकर जब हम क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी इशू की तरह देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये P5 कंट्रीज जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होंगे। और जाहिर सी बात है कि सभी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये क्यों चाहेंगे कि एनवायरमेंटल इशू के बारे में ज्यादा सोचें, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं जहां सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट उठाया था और कहा था कि ये एक बहुत ही बड़ा पिटफॉल है, चाहिए कि हम सभी जो है साथ लेकर चले, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ताकि हम उस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर सकें। Climate change is a global threat to security in 21st century. We must act now to limit future risks to the planet we share and the peace we seek. तो ये इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट था यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्टैंड इंडिया ने लिया हुआ है, यानी कि इंडिया पॉजिटिव है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को लेकर। एविडेंस फॉर रैपिड क्लाइमेट चेंज, तो फिर एविडेंस क्या है, क्योंकि आज भी कई लोग जो हैं ये मानते नहीं हैं कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो उन लोगों के लिए जो है सबसे पहली बात जो माननी है कि यस इट इज द ट्रूथ। तो एविडेंस है क्या? सबसे पहला ग्लोबल टेम्परेचर राइज। आसपास आप अगर टेम्परेचर देखें तो 4-5 साल पहले इतने हीटेड हमारा क्लाइमेट नहीं हुआ करता था। दिन बर दिन हर साल जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल राइज जो है टेम्परेचर का, दिस इज वन सच एविडेंस फॉर द रैपिड क्लाइमेट चेंज के रैपिड चेंज हो रहा है। इसका सबसे पहला सबूत यही है कि टेम्परेचर के लेवल्स बढ़ रहे हैं। वार्मिंग ओशंस में भी जो है वो गर्मी बढ़ रही है। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में कई जानवर जो है मारे जा रहे हैं। आप कई बार जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं कि वेल्स वगैरह, डॉल्फिन्स वगैरह जो है वो मरकर बीचेस पर आ रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज राइजिंग इन ओशंस ऑल्सो। श्रिंकिंग आइस शीट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेचारा पोलर बेयर और उसका बच्चा जो है इस आइस शीट पर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और वो जो है इन बिटवीन द वेरी आर्कटिक ओशन है। तो अब इन्हें कौन बचाएगा? तो इस तरीके के आइस शीट्स जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। और अगर आपको पता हो तो आर्कटिक सर्कल में ही जो है हमें पोलर बेयर्स देखने को मिलेंगे। पेंगुइन्स जो है वो अंटार्कटिक में मिलते हैं। तो इन जैसे प्राणियों का जीना तो नामुमकिन है। ग्लेशियल रिट्रीट या फिर डीग्लेशियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी तरफ से सी राइज में जो है, सी लेवल्स में जो है राइज हमें देखने को मिलता है। सी लेवल राइज जो कि अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अनदर मोस्ट बेस्ट एविडेंट है, जिसकी वजह से आइलैंड्स, पूरे के पूरे आइलैंड्स जो है वो सबमर्ज हो रहे हैं, और जो कोई भी उस आइलैंड में रह रहा है वो क्लाइमेट रेफ्यूजी की तरह, क्लाइमेट माइग्रेंट की तरह जो है वो दूसरे एरियाज, दूसरे कंट्रीज या फिर रीजन्स में माइग्रेट कर रहे हैं।
एक्सट्रीम इवेंट्स आर हैपनिंग। बेस्ट एग्जांपल 2013 में उत्तराखंड में जो फ्लड्स हुए थे वो लिटरली इट वाज एन एक्सट्रीम इवेंट, किसी ने भी इसे प्रेडिक्ट नहीं किया था। अगेन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग वाज वन सच रीजन। ओशन एसिडिफिकेशन, हमने स्पेसिफिकली एक पूरा सा वीडियो इसके बारे में बनाया हुआ है कि किस तरीके से ओशन में जो है वो पीएच कंटेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशन का, कोरल्स वगैरह जो है वो ब्लीच हो रहे हैं, कई एक्वाटिक एनिमल्स जो है मर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ओशन एसिडिफिकेशन। तो दीज आर फ्यू एविडेंसेस के क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑफकोर्स हो रहा है, लेकिन रैपिडली हो रहा है एट द पेस एट विच यू आर नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग इट। तो आइए अगला जानते हैं कि इंडिया को लेकर या फिर इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके के रिस्क हमें देखने को मिलेंगे। लोकल रिसोर्स कंपटीशन, लोकल लेवल में भी जो है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज वगैरह प्रोडक्ट सही तरीके से आते नहीं है, क्योंकि अनसीजनल रेन्स वगैरह होते हैं तो प्रोडक्शन सही नहीं होता। लोकल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसके तहत से उन लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन रिसोर्सेज के लिए, उन रॉ मटेरियल्स के लिए। लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी एंड माइग्रेशन, कई बेस्ट एग्जांपल अगेन कोस्टल रीजन्स में जो फिशर फोक्स रहते हैं, फिशरमैन्स, राइज इन सी लेवल होगा तो बेचारे रहेंगे कहाँ, सबमर्ज हो जाएंगे आइलैंड्स वगैरह, तो ये जिएंगे कहाँ। तो जाहिर सी बात है कि उनकी लाइवलीहुड की इनसिक्योरिटी है और वो माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज में लेबर्स की तरह जिंदगी जीने के लिए। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड डिजास्टर्स, अगेन बेस्ट एग्जांपल उत्तराखंड का डिजास्टर है, आप ले लीजिएगा, या फिर 2006 उस रीजन में जो सुनामी आई हुई थी, ये बहुत ही एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट था, बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। ये भी इंडिया में जो है हमें देखने को मिलता है। वोलेटाइल फूड प्राइसेस एंड प्रोविजन, कई बार हम देखते रहते हैं कि जो कांदे वगैरह, प्याज, ऑनियंस होते हैं, टोमेटोस वगैरह होते हैं, इनके प्राइसेस बहुत ही फ्लक्चुएट होते हैं। बस ये दोनों नहीं, और भी कई फ्रूट्स वगैरह भी जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। एक साल जो प्रोडक्ट हमें सस्ता मिलता है वो अगले साल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि फूड प्राइसेस में भी जो है वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट, अगर आपको याद हो, अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हो तो 2018 के मई उस रीजन में जो है पूरे 2-3 ट्रेन्स भर्ती जो है वाटर टैंकर जो है वो महाराष्ट्र के पालघर रीजन में ले गए हुए थे, क्योंकि वहां पर बिल्कुल ही वाटर की फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पर ड्रॉट जो है वो आया हुआ था। तो वहाँ पर लोगों को जो है इस ड्रॉट से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया हुआ था। सी लेवल राइज एंड कोस्टल डिग्रेडेशन, जाहिर सी बात है जब सी लेवल राइज इंक्रीज होगा तो कोस्टल एरियाज में जो है ऑफकोर्स डिग्रेडेशन होगा और लाइवलीहुड्स वगैरह भी जो है वहाँ पर खत्म हो जाएंगे। अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज, कई बार जो है चंद स्ट्रिंजेंट स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज को जो है रोकने के लिए वगैरह, उसकी वजह से कई बार एडवर्स इफेक्ट हमारे इकोनॉमिक लाइफ पर भी पड़ सकता है। अब बेस्ट एग्जांपल अभी जैसे कि मैंने कहा कि लाइवलीहुड है फिशरमैन्स का, अगर सी लेवल राइज हो जाएगा तो कंपल्सरली फोर्सफुली जो है भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट आपको एविक्ट कराएगी उस रीजन से। तो क्या आप चाहेंगे कि आप अपना खुद का एरिया छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जिए? और कई बार जो है स्ट्रिंजेंट क्लाइमेटिक पॉलिसीज फुलफिल करने के लिए भी चंद इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस वगैरह भी किए जाते हैं, लोगों को स्ट्रिक्टली पनिश भी, अरेस्ट वगैरह भी किया जा सकता है। तो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्लाइमेटिक पॉलिसीज की वजह से। वाई इज क्लाइमेट चेंज रिलेवेंट टू इंडिया, खासकर इंडिया के लिए जो है क्लाइमेट चेंज रिलेवेंट क्यों है? इंडिया इज अमंग द कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। ऑफकोर्स कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, हिमालयन साइड ग्लेशियर्स वगैरह भी हमें देखने को मिलेंगे। पंजाब जितना भी पूरा रीजन है वो बहुत ही फ्रेजाइल माना जाता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जब हम बात करते हैं बहुत ही एक्सोटिक लोकेशंस हैं, लेकिन वो भी हिमालयन रीजन्स में ही हैं। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सभी कहीं ना कहीं बहुत ही वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्योंकि कई अलग अलग नेचुरल फिनोमिनन को मिलाकर जो है हमारे पूरे भारत देश में इस तरीके का एक प्लेजेंट और ब्यूटीफुल एक एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। और अगर क्लाइमेट चेंज एडवर्सली होगा तो ये जिस तरीके से आज हम भारत को देखते हैं वो शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा। It has one of the highest densities of economic activity in the world and very large number of poor people who rely on natural resource base for their livelihoods with a high dependency on rainfall. लगभग 60% जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन पूरा एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून्स पर, रेनफॉल्स पर डिपेंड करता है। बहुत सच कहते हैं लोग जब कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज नथिंग बट गैम्बल ऑन मॉनसून्स, तो लिटरली दे आर गैम्बलिंग देयर ओन वेरी लाइफ।
और मानसून्स जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से उनमें भी कई सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, सही तौर पर सीजन जो है रेनफॉल जो है वो नहीं हो रहे हैं। ये सभी इश्यूज जो है बहुत बुरी तरीके से इंडिया की, ऑफकोर्स इंडिया की पॉवर्टी तो अच्छी खासी आप सभी को पता है, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से लगभग 30% जो भारतीय आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ऑलरेडी आपत्ति में है इंडिया, और कितना आपत्ति से ऐड किया जाएगा। By 2020, pressure on India's water, air, soil and forest is expected to become highest in the world। चंद रिपोर्टों के हिसाब से जो है by 2020, अभी तो हमने 2020 क्रॉस किया हुआ है, कि इंडिया के वाटर, एयर, सॉइल, तमाम जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उन सभी पर क्लाइमेट चेंज का दबाव बहुत बुरी तरीके से पड़ने वाला है। One of the most significant ways that climate change will impact the lives of people in India would be through its water resources। One of the most longest coastlines in the entire world है इंडिया का, आप देख सकते हैं, और लिटरली हमारा पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। इवन द इनलैंड रिवर्स कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, जितने भी तपती या फिर नर्मदा, सभी जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बुरी तरीके से मार खा रहे हैं। कई जगह जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि उनके ट्रिब्यूटरीज जो है वो ड्राई अप हो जा रहे हैं, और कई बार जो है वो अनसीजनल तरीके से जो है या तो फ्लड्स की तरह वो आकर हम पर टूट पड़ते हैं, या फिर कई बार पानी ही नहीं देते, तो ड्रॉट्स का हमें प्रॉब्लम देखने को वहां पर मिलता है। While water sustains life, it all too often wreaks havoc through devastating floods and droughts। A changing climate will only aggravate these shocks। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि पानी का हद से ज़्यादा बढ़ना भी प्रॉब्लम है, फ्लड्स आ जाएंगे, और पानी का हद से ज़्यादा कम होना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्रॉट जैसा एक फिनोमेना सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बहुत ही एडवर्स हैं, बहुत बुरे हैं। तो इंडिया को चाहिए कि हम इस तरीके के एडवर्सरी से दूर रहें, क्लाइमेट चेंज को हम सीरियसली लें, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिंजेंट स्टेप्स हम ऑलरेडी लें। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। हम आगे के चैप्टर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।